नमस्कार बच्चों, ईसा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 9th क्लास के अंदर हम लोग समास पढ़ रहे थे और इससे पहले वाला जो वीडियो था उसके अंदर हम लोग जो है अव्ययी भाव समास को अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग तत्पुरुष समास पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देख रखा है तो एक बार वीडियो ज़रूर देख लीजिए ताकि आप लोगों को इस समास का टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिए बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं तत्पुरुष समास की। तो देखिए अव्ययी भाव जो समास है उसके अंदर प्रथम पद प्रधान होता है, किंतु जो तत्पुरुष समास होता है उसमें दूसरा पद प्रधान होता है। तो यहां मैं इसमें लिख देता हूं कि इसमें दूसरा पद प्रधान, प्रधान का मतलब होता है मुख्य, प्रधान यानी मुख्य होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है। दूसरी बात अपन ध्यान रखेंगे कि इसमें, ये दूसरा पॉइंट है, इसमें विग्रह करने पर कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक के कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसमें विग्रह करने पर कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक के कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। साथ में ध्यान रखिएगा, अपन बात करें कि तत्पुरुष के भेद, तो अपन ये कह सकते हैं कि 6 भेद होते हैं इसके, यानी इसी के नाम पर ये जो है, जैसे कर्म तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष है, इस आधार पर चलते हैं। तो कुल मिलाकर आप ये देखिएगा बच्चों कि यहाँ जब तत्पुरुष समास पढ़ रहे हैं तो उसमें दूसरे पद की प्रधानता होगी, तो दूसरे पद की प्रधानता होगी और जब विग्रह करेंगे तो इसमें कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब कारक चिन्ह क्या होते हैं ये आप जानते ही हो कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, ठीक है, संबंध का के की रा रे री और अधिकरण में पे पर संबोधन हे ओ अरे, ये कारक चिन्ह होते हैं। लेकिन हमें कौन कौन से कारक चिन्हों का प्रयोग करना है? कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक के कारक चिन्हों का प्रयोग करना होता है। ठीक है। तो इसी आधार पर इसके 6 भेद हो जाते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले जो होता है जिसे हम कहते हैं कर्म तत्पुरुष। क्या कहते हैं? कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास। तो जो कर्म तत्पुरुष समास है इसे हम लोग सीखते हैं, क्या है? कर्म तत्पुरुष समास। तो कर्म तत्पुरुष जो समास होगा बच्चों, इसमें कर्म का जो कारक चिन्ह होता है वो क्या होता है? को होता है। कर्म का जो कारक चिन्ह होगा वो क्या होगा? को होता है। तो आपको करना क्या है कि जो 2 पद दिए जाते हैं उन दोनों पदों का अर्थ आपको समझ में आना चाहिए। वैसे यहां सीखने के लिए हम कह सकते हैं कि यदि दूसरे पद के अंदर अगर हम बात करें तो कौन कौन से शब्द आते हैं? जैसे दूसरे पद के अंदर गत, प्राप्त, आपन, अतीत, उन्मुख इत्यादि शब्द हों तो विग्रह करने पर इन शब्दों से पहले को कारक चिन्ह लगता है। ठीक है। तो अब यहां पर ये एक तरह से समझाने का एक थोड़ा सा तरीका है कि जिन शब्दों के अंत में गत, प्राप्त, आपन, अतीत, उन्मुख या गे
प्रद, दे, ऐसे शब्द आएंगे। तो आप लोगों को जो विग्रह करना है वो क्या करेंगे, जैसे एक उदाहरण है, बहुत महत्वपूर्ण है ये, ग्रामगत। तो आपने क्या करना है, ग्राम को गत यानी कि गांव को गया। आपने कभी भी इन शब्दों का जो अर्थ है वो नहीं लिखना होता है, दोनों जो पद होते हैं वही लिखने होते हैं। अर्थ लिखना होता है तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं, यानी आप इसको ग्राम को गत और यहाँ ब्रैकेट में लिखना चाहते हैं तो गांव को गया ऐसा लिख सकते थे। जैसे अपन यूँ कह रहे हैं सुख प्राप्त, तो सुख प्राप्त को क्या करेंगे, सुख को प्राप्त, सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त। अगर हम कहें दुख प्राप्त तो दुख को प्राप्त, क्या करेंगे, दुख प्राप्त। जैसे अपन कह रहे हैं मुंह तोड़, तो क्या हो जाएगा, मुंह तोड़ का मुंह को तोड़ने वाला। ठीक है। अगर इसी तरह अपन यूँ कहें जैसे मर्मज्ञ, तो मर्म यानी रहस्य, मर्म को ज्ञ, ज्ञ मतलब जानने वाला, यानी मर्म को जानने वाला, मर्मज्ञ हो गया। इस तरह से आप इनका जो अर्थ है, विग्रह है, वो करते हुए चल सकते हैं आसानी से, कि जैसे ग्रामगत है या नर्कगत है, अतीत है, पतीत है, उन्मुख है, इन शब्दों का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे दुख प्राप्त है तो दुख को प्राप्त, कष्टापन है तो कष्ट को आपन, शोक आपन, शोक को आपन। ठीक है। और कर्मोन्मुख, तो कर्मोन्मुख मतलब कर्म को उन्मुख, कर्म को उन्मुख, पतनोन्मुख, पतन को उन्मुख, दक्षिणा अभिमुख, दक्षिण को अभिमुख, हानि कर, हानि को करने वाला, सुख कर, सुख को करने वाला, इतिहास कर, इतिहास को करने वाला, नाटककार, नाटक को करने या बनाने वाला। ठीक है। तो इस तरह कर शब्द का प्रयोग किया जाएगा। दूसरे नंबर पे देखिए, कर्म के बाद में जो है करण तत्पुरुष। अब ये जो करण तत्पुरुष है, इसके कारक चिन्ह क्या होते हैं आपके, से या फिर के द्वारा। ठीक, के या से। तो यहां पर आपने जो शब्द दिमाग में रखने हैं वो क्या रखने हैं, आवृत, आच्छादित, कृत, रचित, विरचित, लिखित। अब ध्यान रख लें, इस तरह की शब्दावली अगर दूसरे पद में मिलती है, ये सारे के सारे कहाँ मिलेंगे बच्चों, दूसरे पद के अंदर मिलेंगे। अगर दूसरे पद में आवृत, आच्छादित, कृत, रचित, विरचित, लिखित, आविष्ट, ठीक है, इस तरह के आतुर, ऐसे शब्दावली मिलती है, तो आपको जब विग्रह करना हो तो दोनों पदों के बीच में से या के द्वारा लगाना होता है। तो जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं जलाव्रत, ठीक है, तो जलाव्रत मतलब जल से आवृत, यानी जल से घिरा हुआ, जल से घिरा हुआ, तो ये क्या बन गया, जलाव्रत बन गया। अगर इसी चीज को मान लीजिए मैं यूं कह दूं हिमाच्छादित, हिमाच्छादित यानी हिम से ढका हुआ, हिम का मतलब होता है बर्फ, हिम का मतलब क्या होता है, बर्फ, हिम से आच्छादित, आच्छादित का मतलब होता है ढका हुआ, हिम से घिरा हुआ, ढका हुआ। ठीक है। और इसी तरह का एक उदाहरण अगर हम देखना चाहें तो जैसे अपन बोलते हैं तुलसी कृत, तो तुलसी के द्वारा, तुलसी के द्वारा कृत यानी रचित हो गई। अगर अपन कहें बाण विरचित, तो बाण के द्वारा विरचित। अगर कहते हैं कि हस्तलिखित, क्या कह रहे हैं, हस्तलिखित, तो क्या करेंगे, हस्त मतलब हाथ, हस्त से लिखित, हाथ से लिखी हुई। अपन कह रहे हैं ना आंखों देखा, तो आंखों के द्वारा देखा हुआ, आंखों के द्वारा देखा हुआ। इस तरह की बात आप लोग ध्यान रखते चलेंगे। और तीसरे नंबर पर हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है संप्रदान तत्पुरुष। कौन सा है बच्चों, संप्रदान तत्पुरुष। अब ये जो संप्रदान तत्पुरुष है, इसके अंदर कारक चिन्ह क्या होता है, के लिए। कैसा होता है, के लिए कारक चिन्ह होता है। अब इसमें एक तो घर के पर्यायवाची याद करने हैं आपको, क्या याद करने हैं, घर शब्द के पर्यायवाची याद करने हैं। जैसे घर, ठीक है, आले,
आवास निकेतन कुंज भवन स्थल केंद्र साल साला शाला। ठीक है। और इसके अलावा और भी शब्द होते हैं, जैसे भक्ति शब्द है, या फिर हम ये कह सकते हैं सामग्री है। इस तरह की शब्दावली आप ध्यान रखेंगे। तो ये जो शब्द आ रहे हैं, जैसे अपन कहते हैं भाई रसोई घर, तो रसोई घर मतलब रसोई के लिए घर, सिनेमा घर सिनेमा के लिए घर, डाक घर डाक के लिए घर। ठीक है। तो इस तरह से के लिए लगाएंगे। अपन कह रहे हैं देवालय देवताओं के लिए आलय, शिवालय शिव के लिए आलय, विद्यालय विद्या के लिए आलय। ठीक है। छात्रावास छात्र के लिए आवास या छात्रों के लिए आवास, दोनों तरह से हो सकती है। छात्राओं के लिए भी आवास हो सकता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों बना सकते हैं। शांति निकेतन शांति के लिए निकेतन, शांति कुंज शांति के लिए कुंज, सभा भवन सभा के लिए भवन, सभा स्थल सभा के लिए स्थल, कला केंद्र कलाओं के लिए केंद्र। ठीक है ना। अपन कह रहे हैं घुड़साल घोड़ों के लिए साल यानी स्थान, गौशाला गायों के लिए शाला। इस तरह बीच में आपने के लिए इसमें लगाना है। तो मैं कुछ उदाहरण आपको लिख देता हूं जो आप लोग बना लेंगे। जैसे रसोई घर है तो इसका विग्रह आप आसानी से कर सकते हैं, रसोई के लिए घर, तो ये रसोई घर हो गया। अगर आपसे कह रहे हैं भाई विद्यालय, तो विद्यालय का क्या करेंगे, विद्या के लिए आलय, तो ये विद्यालय हो जाएगा। इसी तरह अगर मान लीजिए अपन यहाँ इनमें से कोई भी बनाना चाहे बना सकते हो। सभा भवन सभा भवन, तो क्या करेंगे, सभा के लिए भवन। अगर आपसे कह रहे हैं गुरु दक्षिणा, तो क्या करेंगे, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु दक्षिणा गुरु के लिए दक्षिणा। ठीक। हवन सामग्री, तो क्या करेंगे, हवन के लिए सामग्री, क्या बन जाएगा इसका, हवन के लिए सामग्री। ठीक। तो इनमें सभी का आप इनका विग्रह कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बाकी बचे हुए जो 3 पार्ट हैं वो भी हम लोग सीखते हैं। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं। तत्पुरुष समास 6 इसके उपभेद होते हैं और इन्हीं के नाम से इस समास को हम पढ़ते जा रहे हैं। कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण लास्ट में आएगा, उससे पहले अपादान और संबंध तत्पुरुष समास। इस तरह से ये समास जो है चलता जाता है बच्चों। चलिए देखिए, संप्रदान के बाद है अपादान तत्पुरुष। अब ये जो अपादान तत्पुरुष है इसमें भी कारक चिन्ह क्या होता है बच्चों, से होता है। कौन सा से होता है, और इसका अर्थ जो होता है वो होता है अलग होना, यानी अलग होने के भाव में होता है।
किसी व्यक्ति या वस्तु से जब अलग होते हैं तो अपादान कारक होता है। तो यहाँ आपने जो शब्दावली सीखनी है वो ऐसी शब्दावली जिनका अर्थ ही क्या, या जिनका जो भाव एक तरह से निकल कर आ रहा हो, अर्थ होने का भाव निकल कर आ रहा हो। तो देखिए यहाँ मैं कुछ शब्दावली लिख देता हूँ, जैसे रिक्त, मुक्त, भ्रष्ट, हीन, रहित, विहीन, अगर आपको शब्द में यानी कि जिस समास के दूसरे पद में इनमें से अगर कोई सा शब्द आपको दिखाई देता है, चाहे वो रिक्त हो या मुक्त हो या भ्रष्ट हो या हीन, रहित, विहीन, अगर इनमें से कोई शब्द दिखाई देता है तो फिर आपको विग्रह करते समय क्या लगाना होता है, से। जैसे मान लीजिए मैं उदाहरण लिख रहा हूं, जल रिक्त। तो जल रिक्त का जब विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे, जल से रिक्त, यानी जल से खाली हो गया। अगर आपसे कह रहे हैं मार्ग भ्रष्ट, तो मार्ग से भटक गया, मार्ग से भ्रष्ट। ठीक है, इसी को संस्कृत के अंदर इस रूप में पूछा जाता है पथ भ्रष्ट। तो पथ का मतलब ही क्या होता है, मार्ग होता है। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट हो गया है, भटक गया है। ठीक है, अगर आपसे कह रहे हैं धर्महीन, तो धर्महीन का मतलब हो गया धर्म से हीन। पाप मुक्त, अगर कह रहे हैं पाप मुक्त, तो क्या बन गया ये, पाप से मुक्त, पाप से अलग हो गया। ठीक है ना, पाप से मुक्त हो गया। चरित्रहीन, तो चरित्र से हीन, चरित्र से हीन। चरित्र रहित, अगर कहें गुण रहित, तो गुणों से रहित, गुण रहित। गुणों से रहित, तो गुण रहित हो जाएगा। लेकिन जो भय शब्द का अर्थ आता है वो भी आप यहां पर नोट कर सकते हो। जैसे अपन लिखते हैं चोर भय, तो क्या बन जाएगा, चोर से भय, चोर से भय, चोर भय, चोर से भय हो गया। ठीक है, तो इस तरह की जो शब्दावली आएगी वो यहां आप लोग नोट कर लेंगे। फिर आता है संबंध, तत्पुरुष। अब ये जो संबंध तत्पुरुष समास है, इसमें जो कारक चिन्ह होते हैं बच्चों, का, के, की, या फिर क्या होता है रा, रे, री। ठीक, तो ये जो शब्दावली होती है इसके अंदर, लेकिन यहाँ आपको कोई शब्द ध्यान नहीं रखने हैं, बल्कि आपको ये सीखना है कि दो संज्ञा शब्दों के बीच में या सर्वनाम शब्दों के बीच में संबंध बताने के लिए और संबंध कारक का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो सर्वनाम शब्द ना आकर केवल संज्ञा शब्द मिलेंगे। अब संज्ञा शब्दों के बीच में जो संबंध होता है वो आपको समझ में आना चाहिए। मान लीजिए अपन कह रहे हैं कि जो भी हमारी वस्तुएं हैं, सामग्री, उनके साथ हमारा एक संबंध होता है। जैसे अपन कहते हैं नरेश की पुस्तक है, नरेश का बैग है, नरेश की चप्पल है, नरेश के जूते हैं, नरेश का घर है, नरेश का विद्यालय है। ठीक है, तो इस तरह से उन वस्तुओं के साथ हमारा एक संबंध स्थापित हो जाता है, तो वहाँ भी एक संबंध की स्थिति आती है। एक संबंध इस तरह से भी होता है कि हमारे जो रिश्ते नाते होते हैं उनके साथ हमारा संबंध होता है। जैसे अपन कहते हैं कि वह राम का पुत्र है, राम की पत्नी है, राम का पिता है, राम की माता है, राम की भाई है, राम का भाई है, राम की बहन है। अपन कोई बात बता रहे हैं, राम का मित्र है, राम का सेवक है, राम का भक्त है। ठीक है, राम की कन्या है, राम की पुत्री है। ऐसे अपन कोई भी बात करें, अपन मान ले तो संबंध स्थापित हो रहा है रिलेशन में। तो ऐसी स्थिति के अंदर भी वहां संबंध कारक होता है। तो देखिए यहां उदाहरण हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं राम पुत्र, तो आप क्या करेंगे, राम का पुत्र, राम पुत्र यानी राम का पुत्र। अगर कह रहे हैं देखो राजमाता, तो क्या बनेगी यहाँ पर, राजा की माता, राजमाता। अगर आपसे कह रहे हैं देखिए शिव भक्त, तो शिव भक्त का मतलब क्या हो गया, शिव का भक्त, शिव का भक्त।
ठीक है, इधर देखिए, ऋषि कन्या, तो क्या हो जाएगी, ऋषि की कन्या। ये उदाहरण आप पढ़ चुके हो, सीतापति, तो सीतापति, तो सीता का पति क्या बन जाएगा, सीतापति बन जाएगा, सीता का पति। ठीक है, और मंत्री परिषद, मंत्री परिषद का क्या बनाएंगे, मंत्रियों की परिषद, मंत्री परिषद बन जाएगी, मंत्रियों की परिषद यानी मंत्री परिषद बन जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको समझ गए होंगे कि यहाँ दो संज्ञा शब्दों के बीच में क्या होता है, संबंध स्थापित होता है और इसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। और अंतिम जो आता है जिसका नाम है बच्चों अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास जो है इसमें कारक चिन्ह होते हैं में, पे और पर। में, पे, पर ये कारक चिन्ह होते हैं। और इसमें जो शब्द ध्यान रखने आपको, एक तो जो चतुर शब्द है बच्चों, ये चतुर शब्द है, इसके पर्यायवाची शब्द आपको दिमाग में रखने। ये जो चतुर शब्द है, जैसे चतुर है, पटु है, कुशल है, प्रवीण है, दक्ष है, निपुण है। ठीक, इसके अलावा देखो कौन से शब्द आएंगे आपको। इसके अलावा भी आपने जो शब्द दिमाग में रखने हैं वो याद कौन कौन से करने हैं। एक तो जैसे आश्रित शब्द होता है, जैसे आश्रित है, निर्भर है, मग्न है। आश्रित, निर्भर, मग्न, लीन, रत। ठीक है, रत, ऐसे शब्द आपको दिमाग में रखने हैं ये चीजें। अब देखिए जैसे यहां मैं बोल रहा हूं, जैसे वाक पटु। अब वाक पटु मतलब, वाक का मतलब होता है वाणी, वाणी में पटु यानी कि कुशल, जिसको वाचाल बोलते हैं, वाक पटु हो गया। अगर आपसे कह रहे हैं कि विद्या प्रवीण, विद्या प्रवीण, तो क्या लिखेंगे, विद्या में प्रवीण, तो बन जाएगा विद्या प्रवीण। अगर हम आपसे कह रहे हैं कि धर्म दक्ष, तो क्या बन जाएगा, धर्म में दक्ष। ठीक है, अगर आपसे कह रहे हैं व्यवहार कुशल, व्यवहार में कुशल, व्यवहार कुशल हो गया। ठीक है, कृष्ण आश्रित, तो क्या हो जाएगा, कृष्ण पर आश्रित। ठीक है, आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर मतलब, आत्म का मतलब क्या होता है, स्वयं, पर निर्भर, जलमग्न, जल में मग्न। ठीक है ना। अगर अपन कह रहे हैं भक्ति लीन, भक्ति में लीन हो गया है वो। इस तरह से कोई भी आप उदाहरण आसानी से पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो देखिए तत्पुरुष समास को सीख लिया आप लोगों ने कि तत्पुरुष समास वह समास होता है जिसमें दूसरे पद की प्रधानता होती है तथा विग्रह करने पर कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक के कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। और इसी आधार पर तत्पुरुष समास के 6 उपभेद माने जाते हैं: कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान, ठीक है, अपादान के बाद संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। ऐसे टोटल 6 भेद इसके माने जाते हैं। और यहाँ जब दूसरे पद की प्रधानता होती है तो दूसरे पद में मैंने ये कुछ शब्द लिखवाए हैं, इनके होने पर तो यहाँ पर ये तत्पुरुष समास ही माना जाएगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे और पढ़ते हैं। अगला जो समास है जिसका नाम है कर्मधारय समास और एक है द्विगु समास। तो ये जो कर्मधारय और जो द्विगु समास है बच्चों, ये दोनों ही तत्पुरुष समास के ही भेद माने जाते हैं। इसलिए आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको द्विगु समास जरूर समझाऊंगा, क्योंकि छोटा सा है द्विगु समास, आप सीख जाएंगे। जो कर्मधारय समास है उसको थोड़ा मैं विस्तार से आपको समझा दूंगा, ताकि आप लोग जो है
इस समास को सीख जाएंगे अच्छे से। तो एक बार मैं इसे मिटा देता हूं और फिर मैं नेक्स्ट जो समास है जिसका नाम है द्विगु समास। चलिए देखिए नेक्स्ट है द्विगु समास। वह समास जिसमें प्रथम पद संख्यावाची तथा दूसरा पद संज्ञा शब्द होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। वह समास जिसमें प्रथम पद संख्यावाची तथा दूसरा पद संज्ञा शब्द होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। विग्रह करने पर दोनों पदों के अंत में समूह या समाहार शब्द लिखते हैं। विग्रह करने पर दोनों पदों के अंत में समूह या समाहार शब्द लिखते हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों कि ये जो द्विगु समास है इसके अंदर पहला पद संख्यावाची आता है और जो दूसरा पद होता है वो संज्ञा शब्द होता है। और जब विग्रह करते हैं तो इन दोनों पदों के बाद में या तो समूह शब्द लिखते हैं या फिर समाहार शब्द को लिखते हैं। तो देखिए इसका विग्रह करने का तरीका बहुत आसान है और सरलता से आप सीख भी सकते हैं। जैसे ये द्विगु शब्द है, संख्या है ये, अब इसमें पहला पद क्या है संख्या, दूसरा पद क्या है संज्ञा शब्द। यानी अपन बात कर रहे हैं द्वि मतलब क्या हो गया दो और गु से मतलब हो गया गायों का समूह, दो गायों का समूह। इस तरह से आप इसका विग्रह कर देंगे। इसी तरह मान लीजिए आपसे कह रहे हैं देखो तिरंगा, तो ती का मतलब होता है तीन और रंगों वाला, तीन रंगों वाला तिरंगा बन गया। अगर आपसे कह रहे हैं देखो दो राहा, तो दो का मतलब दो ही हो गया, दो राहों का समूह। ठीक है, इसी चीज को मान लीजिए यूं कर दें ती राहा, तो ती का मतलब क्या हो गया तीन, तीन राहों का समूह। दुरंगा, दो रंगों वाला। ठीक, अब इधर देखिए जैसे मान लीजिए यहां पर कह रहे हैं भाई पंच पात्र, तो पंच का मतलब क्या होता है पांच, पंच का मतलब क्या होता है पांच पात्रों का समूह, पांच पात्रों का समूह। ठीक है, त्रिवेणी, तीन वेणी, तीन धाराओं का क्या आएगा समूह, तो वो क्या बन जाएगा त्रिवेणी बन जाएगा। अगर आपसे कह रहे हैं त्रिवेदी, तो त्रिवेदी मतलब तीन वेदों को जानने वाला, त्रिवेदी, त्रिवेदी। तो त्रि का मतलब क्या हो गया तीन, वेदों को जानने वाला, तो ये क्या बन गया त्रिवेदी हो गया। अगर चतुर्वेदी करेंगे तो चार वेदों को जानने वाला बन जाएगा, चतुर्वेदी।
वेदी। तो चतुर का मतलब क्या होता है? 4 वेदों को जानने वाला। 4 वेदों को जानने वाला क्या कहलाएगा? चतुर्वेदी कहलाएगा। दूबे यानी 2 वेदों का समूह। चौबे 4 वेदों का समूह। ठीक है, तो आगे सुनिए बच्चों, जैसे यहां पर कह रहे हैं चतुर्वर्ण। तो चतुर्वर्ण का मतलब देखो, चतुर मतलब 4 वर्णों का समूह। चतुर्वर्ण हो गया 4 वर्णों का समूह। अगर इसे हम कहें षड ऋतु, तो षड ऋतु का मतलब षट यानी कि 6 ऋतुओं का समूह। ठीक, 6 ऋतुओं का समूह। इसी तरह देखिए जैसे शताब्दी है, सप्ताह कर लेते हैं पहले। सप्ताह का क्या करेंगे? देखो, सप्त मतलब 7, अहों का यानी दिनों का समूह। 7 दिनों का समूह। ठीक है, इसी तरह देखिए शताब्दी। शताब्दी तो शत मतलब 7, शत का मतलब होता है 100 और अब्द का मतलब होता है वर्षों। 100 अब्दों यानी वर्षों का समूह क्या बन जाएगा? शताब्दी बन जाएगा। इसे हम क्यों कहते हैं? दशाब्दी। तो दशाब्दी का मतलब हो गया 10 यानी कि 10 और अब्दों का समूह। अब्दों का समूह यानी 10 अब्दों का जो समूह है वो क्या कहलाएगा? दशाब्दी कहलाता है। क्या कहलाता है वो? चौपाया 4 पायों के समूह वाला, यानी 4 पैरों के समूह वाला। ठीक है, तिपाया तो 3 पायों यानी कि 3 पैरों के समूह वाला। 4 पाई 4 पायों का समूह। इस तरह से अपन बात कर सकते हैं। साथ ही ये देखिए कि पहले जो रुपया होता था वो 16 आनों में विभक्त था। तो जैसे इस तरह के उदाहरण आ जाए कि द्वन्नी तो 2 आनों का समूह, जैसे चवन्नी तो 4 आनों का समूह, अठन्नी 8 आनों का समूह। इस तरह से भी आप लोग इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो एक बार इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ ये जो द्विगु समास है यह आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पहला पद जो होता है बच्चों वो संख्यावाची रहता है और दूसरा पद जो रहता है वो संज्ञा शब्द रहता है। और जब हम विग्रह करते हैं तो दोनों पदों के अंत में समूह शब्द जोड़ते हैं या फिर समाहार शब्द भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से आप लोग इसे सीखते चलिए। अभी इससे पहले वाला जो वीडियो था उसके अंदर अव्ययी भाव समास, समास की परिभाषा, इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने चर्चा की थी। तो अभी वैसे मैंने ये बताया था कि अगर आपसे ये चवन्नी या फिर ये अठन्नी अगर आ जाए तो इसका आप कैसे कर सकते हैं? चवन्नी मतलब 4 आनों का समूह और यहाँ बन जाएगा 8 आनों का समूह। 8 आनों का समूह, ये अठन्नी हो जाएगा। इस तरीके से आप इन विग्रहों को करते चले। जैसे नवरात्र है तो 9 रात्रियों का समूह हो गया, नवरात्र हो गया। ठीक है, अठवारा है तो यानी 8वें वार को लगने वाला जो बाजार है अठवारा हो गया। इस तरह से कोई भी इनका उदाहरण समझेंगे, लेकिन संख्या को आप लोग ध्यान में रखेंगे। संख्या से आप लोग बहुत आसानी से इसको समझ जाएंगे कि पहला पद आपको संख्या के रूप में मिलेगा तो आप समझ जाइएगा कि ये द्विगु समास है। और विग्रहित पद के अंदर आपको समूह शब्द दिखे या समाहार शब्द दिखे तो भी आप आसानी से सीख सकते हैं कि यहाँ पर ये द्विगु समास है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। अच्छे से पढ़ाई करें और ये ध्यान रखें एग्ज़ाम ज़रूर होने वाले हैं आप लोगों के, इसलिए आपकी जो तैयारी है वो सुचारू रूप से चलती रहे। ऐसा ना सोचें कि आपको इस बार भी प्रमोट किया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एग्ज़ाम ज़रूर होंगे आप लोगों के, इसलिए आप अपना अध्ययन सुचारू रूप से जारी रखें। मिलते हैं अगली बार इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।